Okay, hi everyone. I hope you all are doing well. So now comes to हमारे थर्ड लेक्चर ऑफ जनरल साइंस सीरीज. सो देखिए, मेरी बात सुनेगा एक बार. हमने जब हमारा एसएससी का सिलेबस देखा था तो हमने देखा था बायोलॉजी के अंदर पर्टिकुलरली हमसे पूछा हुआ है सबसे पहले, भैया आप न्यूट्रिशन बताओ, प्लांट में भी और एनिमल में भी. तो एक जनरल वे पे हमें न्यूट्रिशन के बारे में जितना डिस्कशन करना था वो मैं आपको लेक्चर नंबर सेकंड पे करा चुकी हूँ. लेक्चर नंबर फर्स्ट पे मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया था और उसके साथ साथ हमारी पूरी बायोलॉजी के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जो भी आपको नेम याद करने हैं, जो भी हमें फादर्स पढ़ने थे, उसके साथ साथ जितने भी नोबेल प्राइज, 3 ही नोबेल प्राइज थे खैर, उनको जो पढ़ना था वो मैं फर्स्ट लेक्चर पे कवर करा चुकी थी. सेकेंड लेक्चर पे मैंने आपको न्यूट्रिशन कवर किया था. अब हमारे पास ना ये प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर दो टॉपिक हैं जो मैं आपको सेपरेटली पढ़ा रही हूँ, जिसमें से एक है हमारा फोटोसिंथेसिस जो हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, और इसके बाद आता है आपका डाइजेशन. इसे भी मैं आपको लेक्चर नंबर फोर्थ में पढ़ाऊंगी. तो मैंने सेपरेट इसलिए बनाया बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकता है, तो हम कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ किस पे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस. देखो 4 ही स्लाइड है, मैं आपको बताती हूँ हमने पढ़ना क्या है. देखो बेसिक में आप सभी को भैया ये तो पता है फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है. फोटोसिंथेसिस नाम से ही क्लियर है भैया. फोटो मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया था. फोटो मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन. मतलब कि अगर लाइट की हेल्प से आप कोई खाना बना रहे हो, फूड का सिंथेसिस कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस आपको यही बताता है कि लाइट की हेल्प लेके खाना कैसा बनाया जाता है. और ये काम सिर्फ आपके प्लांट कर सकते हैं क्योंकि प्लांट के पास इतनी बड़ी शक्ति होती है, इनके पास ऐसी पावर होती है कि ये सनलाइट जैसी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर मैं बोल सकती हूँ ट्रैप कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते. हम जादू नहीं है कि हमको सनलाइट मिल जाए और हम उसे ले लें, लेकिन प्लांट ऐसा कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते. तो प्लांट के पास एक पावर होती है, वो पावर क्या है मैं भी आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जितनी भी सनलाइट है उसे ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने की वजह से इसी लाइट का यूज करते हैं अपने फूड को यानी कि खाने को प्रिपेयर करने के लिए. इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा नहीं पूछा जाता है, ना ही इसकी डेफिनेशन आएगी, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं. तो क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताती हूँ. देखिए आप, ये तो इंट्रोडक्शन है जो भी मैंने बताया, बस वो चीज़ मैंने लिखा हुआ है. आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से बनेंगे. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा. जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैट फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. आप में से काफ़ी बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि एनाबॉलिक प्रोसेस या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता क्या है. मैं आपको बताऊंगी अभी. ये एक एंडागोनिक रिएक्शन है, ये आपको पता भी नहीं होगी कि फोटोसिंथेसिस को हम एंडागोनिक रिएक्शंस क्यों कहते हैं. ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ मैंने लास्ट में भी बताया था, अभी भी बताऊंगी. सेम वे पे ये सोलर एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है. ये क्लोरोफिल ऑब्वियसली बात है, ये सभी को पता है. और ये हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड और ऑक्सीजन है हमारे अर्थ का. ये कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी हमने पढ़नी है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट क्या है. भैया अगर फोटोसिंथेसिस करानी है तो कुछ तो हमको पहले से चाहिएगा खाना बनाने के लिए. जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपको अगर मैगी भी बनानी है तो भैया पहले आपको मैगी का पैकेट, उसके अंदर मसाला, आपको पानी या सब्जियां, सब कुछ चाहिए. तो एक चीज़ बनाने के लिए, खाने को तैयार करने के लिए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए. वैसे ही आपके प्लांट में भी होता है कि भैया इसने खाना बनाना है विद द हेल्प ऑफ लाइट. लाइट की हेल्प से ये खाना तो बनाएगा. लाइट तो जस्ट हेल्प करेगी. लाइट को हम HNU से भी इंडिकेट करते हैं. लाइट तो यहाँ पे जस्ट हेल्प करेगी, लेकिन खाना बनाने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल तो हो, कुछ मसाला पानी तो हो, जिसकी वजह से हम खाना बनाएं. तो वो रिक्वायरमेंट क्या है इसको हम समझेंगे. इसके बाद इसको मैं प्रॉपर आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी. उसके बाद हम देखेंगे कि भैया क्या पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है क्या. अगर मैं आपके सामने एक प्लांट को ड्रॉ कर लूँ और बोलूँ ये भैया ये मेरा प्लांट है, इसमें यहाँ पे फ्लावर भी लगा हुआ है, नीचे इसकी रूट भी है, क्या पूरे प्लांट में आप फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं. प्लांट की रूट में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फ्लावर में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती. फोटोसिंथेसिस होती है तो इन लीव्स में होती है, और लीव्स के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है. और स्टेम में भी तब होती है जब हमारा स्टेम कैसा हो, ग्रीन कलर का हो, तभी होता है. जनरली हम बोलते हैं लीव्स में हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो ये भी मैं आपसे बताऊंगी. और लीव्स में भी क्या आपको दिखती है फोटोसिंथेसिस होते हुए? डेफिनेटली नहीं ना. लीव के अंदर भी तो डिफरेंट पार्ट होते हैं. अभी कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा वो आएगा फिर इसका मैकेनिज्म, कि भैया फोटोसिंथेसिस होती कैसे है. आपको पता चलेगा फोटोसिंथेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन. अब नाम से क्लियर है लाइट रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं. लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है लाइट का. मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन होती
होती है जिसमें हमारा लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट में हो रही है, डार्क रिएक्शन डार्क में हो रही है, नहीं। लाइट रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जिसमें लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो आपको लाइट तो चाहिए ही ना, एच सोलर रेडिएशंस तो चाहिए ही ना। तो जहाँ पे आप डायरेक्टली सोलर रेडिएशन का यूज करते हैं उस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जहाँ पे यूज नहीं करते हैं उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब होता क्या, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दूं, तो होता ही है कि लाइट रिएक्शन में हम हमेशा अपने मसाले तैयार करते हैं। मसाले मतलब जो जो चीज़ें हमको चाहिए, हम जैसे मैं बोलूँ कि हमने अगर एक सब्जी बनानी थी तो उसमें जितने भी हमारे मसाले पड़ने थे वो सारा मसाला हमने यहाँ पर को तैयार कर दिया। फिर डार्क रिएक्शन में हम उन सारे मसाले इसको मिला के अपना फूड यानी कि अपना खाना बना लेते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें आप इंडिविजुअली सारे मसाले तैयार करते हो, जो भी आपको ग्राइंड करना है, काटना है, पीसना है, सब आप यहाँ पे करते हो। डार्क रिएक्शन में उन सारे मसालों को मिक्स करके खाना बना देते हो। बस इतना सा आप अभी समझो, बाकी की चीजें मैं क्लियर करा दूंगी। ओके, इसको मैं पूरी मैकेनिज्म जो आपको नहीं पढ़नी है, ये देखो इतनी डेप्थ में ये चीज होती है बट आपको नहीं पढ़नी, लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी। लास्टली वेरी इजी, सभी को पता है भैया, लास्ट में फोटोसिंथेसिस अगर हो जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मेन प्रोडक्ट पूछा जाए तो ग्लूकोज बनता है, और साइड वाइज प्रोडक्ट जिसे हम बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो आपकी ऑक्सीजेनिक है। इसी की वजह से हमारी जो अर्थ है वो ऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक मतलब आप सोचो, हमारी अर्थ पे ह्यूमन बीइंग क्या पहले से रह रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं तो नहीं, हमारी अर्थ अगर ऑक्सीजेनिक होती ही नहीं, ऑक्सीजेनिक मतलब अगर इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं तो हम लोग कोई भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। अर्थ में ह्यूमंस, एनिमल्स कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया हमको सर्वाइव करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, और अगर अर्थ में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। तो हमें अर्थ में जो ऑक्सीजन ला रहा है, हमारी अर्थ को सर्वाइव करने लायक बना रहा है, वो हमारा कौन है, यही ऑक्सीजन है, जो प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के बाद छोड़ता है, बेकार बना के बोलता है कि चलो ग्लूकोज तो मेरा फूड था, ये तो मैंने बना लिया, लेकिन एक्स्ट्रा में जो मेरा बाई प्रोडक्ट निकला साइडवेज, जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपने गन्ने का जूस बनाना था, आपने गन्ने से डाला, गन्ने का जूस निकल गया, लेकिन जो छिलका वगैरह जो बच गया वो आपका बाई प्रोडक्ट है, वो आपका फालतू बच गया, जो आपको नहीं चाहिए था, आपको तो खाना चाहिए था, वो तो आपका मिल गया, ये साइड वाइज बन गया। और यही साइड वाइज जो बना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इसी की वजह से हमारी अर्थ ऑक्सीजनिक है, यानी कि हमारे अर्थ में क्या आई है, ऑक्सीजन आया है, और इसी ऑक्सीजन को हम यूज करके जिंदा रहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। इसके साथ साथ फेट ऑफ ग्लूकोज, फेट ऑफ ग्लूकोज मतलब, फेट मतलब क्या होता है, फेट मतलब होता है फ्यूचर। भैया इनका भविष्य क्या है, आपने जो ग्लूकोज बना दिया प्लांट में, क्या ये ग्लूकोज एज इट इज रहेगा, प्लांट इसे कैसे यूज करेगा, इसको यूज, इसका भविष्य क्या होगा, तो हम इसे देखते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। एंड लास्टली कुछ एग्जामिनेशन के जो फैक्ट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं वो, बस इतना सा हमारा डिस्कशन रहेगा फोटोसिंथेसिस में। होप आपको समझ में आया कि हमने क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी को पता है भैया, फोटो मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब अगर हम लोग लाइट की हेल्प लेके, वो भी कौन सी, सनलाइट, जिसे हम एच न्यू से भी इंडिकेट करते हैं, इसकी बस हम लोग हेल्प ले रहे हैं, इससे खाना नहीं बन रहा है, इसकी हेल्प से जब हम लोग फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि नॉर्मली आपके प्लांट करते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के पास वो पावर नहीं होता कि वो आपके सनलाइट को, जिसे हम एच न्यू रेडिएशन कहते हैं, इसे ट्रैप कर सके। हम इन्हें ट्रैप नहीं कर सकते, दैट इज वाई एनिमल कभी भी खुद से खाना नहीं बना सकते। ओनली प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक पावर होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू वो इस एच न्यू रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है। अब प्लांट के अलावा और भी हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था भैया देखो, प्लांट्स तो हमारे हैं जो अपना खाना खुद से बनाएंगे, लेकिन एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या था, याद रखना, एक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरियाज कहते हैं ये बैक्टीरियाज, और इनका नाम होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखना, ये आपको एक्सेप्शन में पूछ लिया जा सकता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं। वैसे देखो, प्लांट हो गया, एल्गीज हो गया, एल्गीज भी क्या होती है, आपकी प्लांट ही होती है, ऐसा मत समझना एल्गी अलग है, एल्गी भी आपका प्लांट है, लेकिन लोअर प्लांट है। लोअर प्लांट मतलब छोटे प्लांट, जैसे एनिमल्स में हम लोग है ना, हम लोग सब एनिमल्स में तो इंक्लूड होते हैं, ह्यूमंस भी तो एनिमल्स में आते हैं, लेकिन एनिमल्स में छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, और कॉम्प्लेक्स भी हैं, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमंस ही हो गए। इसके साथ साथ बर्ड्स भी आप वैसे नॉर्मली एनिमल्स में कंसीडर करते हैं। वैसे आपकी एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट, आप जो नदी के किनारे छोटे छोटे से पौधे देखते हैं, आप अपने आप बोल सकते हो इधर उधर ना, थोड़े मॉइस्ट एरिया पे छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए दिखते हैं, उनमें ना पेड़, मतलब आप बोल सकते हो उनमें ना लीफ होती है प्रॉपर, ना स्टेम वाला पार्ट होता है, ना फ्लावर होता है, बट छोटे छोटे से हरी हरी सी घास उगी होती है। तो ये सब भी क्या है, प्लांट ही है, लेकिन लोअर प्लांट है। बड़े प्लांट के हैं जो हम अपने
अपने आसपास फ्लावरिंग, सबसे बड़े प्लांट वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं। उसके बाद कौन होते हैं जो हम लोग जंगलों में देखते हैं, इतने बड़े बड़े पाइन्स वगैरह के पेड़, देवदार के पेड़। तो ये क्या होता है, बिगर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। तो एल्गी हो गए, प्लांट्स हो गए, चाहे कोई भी प्लांट हो, एल्गी हो या फिर कोई दूसरे प्लांट हो, वो सब के सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास पिगमेंट है, जादुई शक्ति है कि वो लाइट को ट्रैप कर सके। उसके अलावा बस एक ही बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बना सकता है। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास पे बताया था, सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब हेट्रो मतलब अदर, मतलब जो दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। सारे बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रो में भी सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रो मतलब मैंने बताया था, सेप्रो मतलब होता है डेड एंड डिके, डेड एंड डिके मतलब जो सड़े गड़े पे अपना खाना खाए उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आपके कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। तभी तो हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मतलब डेड डिके। जैसे मैंने बताया था कि आपका कोई पत्ती है, कोई प्लांट गिरा है, वो थोड़े टाइम पे सड़ जाएगा, सड़ के गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो इसके ऊपर अपना खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं मतलब इसको इससे फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है, गायब हो जाता है। तभी हम इन दोनों को डिकम्पोजर भी कहते हैं। तो एक्चुअली सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया है जो आपका हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता है, उसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में एल्गी है, बट ये मत समझना कि ये एक एल्गी है, एक्चुअल में ये साइनोबैक्टीरियाज है। लेकिन इनके पास भी पिगमेंट होती है, यानी कि इनके पास भी वो शक्ति होती है जिससे ये लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर हमारे पास भी शक्ति होती है कि हम लाइट को ट्रैप करें, तो हो सकता है हम भी अपना खाना खुद बना लेते, क्योंकि खाना बनाने के लिए इनको दो ही चीज़ तो चाहिए, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर तो हम भी मिल सकता है, हमारी बॉडी पे भी CO2 एंड वाटर है। लेकिन हम लाइट ट्रैप नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना खाना खुद बना नहीं सकते, प्लांट बना सकते हैं। पहले बताओ, ये तो एक बेसिक आइडिया सभी को है। अब देखो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन यही कह रही है। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेशन में क्या बोला है, ये बोलता है भैया फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। अब सबसे पहले एनाबॉलिक क्यों लिखा है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो ये बोलता है फोटोसिंथेसिस एक, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस एक इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है आपका कैटाबॉलिक। इसका क्या मतलब है, देखो दो टर्म है बायोलॉजी के अंदर, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। क्या मतलब है, तो आप ऐसे समझो, कैटा को आप रिलेट करो कट से, ऐसे मैं आपको लर्न करा रही हूँ, कैटा को रिलेट करो कट से, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक को आप रिलेट करो कट से, कट मतलब को टूट जाना, मतलब एक पीस का दो पीस में टूट जाना, इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास एक कंपाउंड था, इसे आपने तोड़ के दो कंपाउंड में, दो पीस में तोड़ दिया, इस टाइप की रिएक्शन को आप कैटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक क्या होगा, जस्ट इसी का कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसी का अपोजिट। इसमें आप क्या करोगे, आपके पास दो कंपाउंड होंगे, इनको आप जोड़ के एक सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी लिखा है देखो। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपने यहाँ बनाया तो है, दो को जोड़ के एक बना दिया, सिंपल। और इसी का अपोजिट जो कैटाबॉलिक है, इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना, आपके पास एक था, आपने इसे तोड़ के दो बना दिया, सिंपल है, कितना आसान है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ क्या फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो आंसर इज यस। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप क्या कर रहे हैं, दो चीजों को जोड़ के एक चीज बना रहे हैं। कौन सी दो चीज भैया, अभी देखो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ये मत सोचना कि आपने तो भैया इक्वेशन ही नहीं पढ़ाई। भैया इक्वेशन पढ़ोगे, पहले डेफिनेशन में जो टर्म आ रहा है वो भी तो क्लियर होनी चाहिए ना। ऐसे एक सीक्वेंस लो, एक प्रॉपर की भैया डेफिनेशन फिर इक्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको अभी तक कितना पता है कि भैया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये तो हर बच्चे को पता होता है कि फोटोसिंथेसिस में हमने बोला था जो प्लांट होता है वो CO2 प्लस वाटर को कंबाइन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन आपका निकलता है। ये तो हर किसी को पता होता है। अब मैं यहाँ पर को अभी कितना नंबर पे कितने मोल वो चीज़ नहीं लिख रही हूँ ना, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं हम, जिस इतना देख रहे हैं ये किसी को भी पता है कि भैया फोटोसिंथेसिस में आपका जो CO2 होता है वो वाटर के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे हम HNU कहते हैं, और क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, हाँ चलो पहले यही बताओ कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक। सो आंसर इज एनाबॉलिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपाउंड, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, ये दोनों कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज। अब आप बोलोगे O2 भी तो बनाया, नहीं, O2 तो आपका साइड प्रोडक्ट है, ये तो एडिशनली बन गया, लेकिन एक्चुअल में CO2 के साथ यहाँ से H2 मिक्स होता है और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाके, इन दोनों के
एडिशन से जाके ये इसका फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में O2 तो साइड प्रोडक्ट है, तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक टाइप की एनाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्वेश्चन बन सकता है, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड वन। सेकंड लिखा हुआ है दैट फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक मतलब क्या हुआ, देखो दो टर्म होते हैं। एक होता है आपका एंडरगोनिक, ये हम लोग रेस्पिरेशन में भी ऐसे टर्म पढ़ेंगे, एंडरगोनिक। एक होता है आपका एक्सरगोनिक, ठीक है। एंडरगोनिक मतलब क्या हो रहा है, एंड, एंड मतलब इनसाइड, मतलब अंदर को आना। एक्सरगोनिक मतलब होता है बाहर को रिलीज होना। दैट मीन्स अगर किसी रिएक्शन में जो एनर्जी है वो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडरगोनिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एक्सरगोनिक रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। सो आंसर इज एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराना है तो भैया फोटोसिंथेसिस में मुझे फोटो यानी कि सनलाइट चाहिए। यहाँ पे कहीं से मुझे अगर सनलाइट मिल रही है तो मैं सनलाइट को कंज्यूम करूंगी, अंदर लूंगी, ताकि मेरी फोटोसिंथेसिस हो। तो इस वजह से मैं इसे अंडरगोनिक प्रोसेस कहूंगी कि मैंने एनर्जी को लिया। इसी का अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है भैया, देखो रेस्पिरेशन इसी को उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या है C6H12 यानी कि C6H12O6, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है CO2 एंड वाटर, CO2 प्लस वाटर। तो अगर मैं यहाँ जो राइट हैंड साइड में इसे लेफ्ट हैंड साइड कर दूँ, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड कर दूँ, तो इसी को मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन होती है ये रेस्पिरेशन की होती है। रेस्पिरेशन में क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, लास्ट क्लास पे भी बताया था, इसे तोड़ के CO2 और वाटर बनाता है, और उसके साथ साथ एनर्जी, जो आपने यहाँ एनर्जी ली है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ATP। जैसे यहाँ सनलाइट की एनर्जी को HNU कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे ATP कहते हैं। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसी का रिवर्स होता है रेस्पिरेशन। अब बताओ रेस्पिरेशन एंडरगोनिक है या एक्सरगोनिक। सो आंसर इज एक्सरगोनिक, क्योंकि इस रिएक्शन को जब हमने कराया तो एनर्जी रिलीज हुई, ना कि कंज्यूम हुई। तो जब कंज्यूम हो उसे एंडरगोनिक, जब रिलीज हो उसे एक्सरगोनिक। आसान है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे हमें फोटो मतलब लाइट की जरूरत पड़े, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां हमें लाइट की जरूरत पड़े, इस टाइप की रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और आपको साफ साफ पता है फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस फोटो की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, तो हम इस पर बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। आसान है। तो आपसे ये टर्म पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है, हम कहीं पे भी कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, बट आपको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बोर्ड है फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड है फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले हमको ये समझना होगा कि भैया रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो आप देखो रिडॉक्स जो टर्म है ये दो टर्म से बन के बना है। एक है एक मिनट, एक है RED रेड, और एक है ऑक्स में से थोड़ा और बड़ा, आई एम सॉरी, ये है रिडॉक्स, ये तो है रिडॉक्स। अगर मैं रिडॉक्स को तोड़ूं तो ये दो टर्म में टूटता है, एक होता है RED और एक होता है OX। अब ये क्या होता है, RED मतलब होता है रिडक्शन, RED का मतलब होता है आपका रिडक्शन, एंड OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो दो टर्म होते हैं केमिस्ट्री में, एक टर्म होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, मैंने लास्ट क्लास पे भी आपको बताया था। देखो सबसे पहली चीज, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ आ जाएं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही तो रिडॉक्स बना है, जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। मतलब ये दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो रही हो कहीं पर, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगी। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता क्या है फिर, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर रिडॉक्स रिएक्शन बनी है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था भैया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एडिशन। सो ऑक्सीडेशन मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, उसी का उल्टा, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो होता क्या, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं इसमें आपको ऑक्सीजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन दोनों होता हुआ देखने को मिलेगा। और एक और टर्म देखो, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी होती है। जैसे इसी का उल्टा बोलो,
जैसे मैंने बोला ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और आप क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, तो इसी का अपोजिट हाइड्रोजन का एडिशन होना भी रिडक्शन कहलाता है। सिंपल। अब आप देखो, ये तो आपको याद ही करना होगा, देखो ये तो बहुत बेसिक है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। अब मेरी बात देखो, इस रिएक्शन में क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको पहले वाटर से स्टार्ट कराती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, CO2 एंड वाटर हमारे पास थे। अब इनमें रिएक्शन हुई, कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन हुई, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज मिला। पहले देखते हैं वाटर में क्या हुआ। तो आपको हमेशा याद रखना है वाटर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और अभी मैंने बताया था भैया ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। तो इसमें ये चीज़ होता है, इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका रिमूवल हो जाता है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन चली जाती है और क्या बचता है, सिर्फ ऑक्सीजन। और इसी वजह से हम जब भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुई है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुई है, इस वाटर से हुई है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, इसे हल्के में मत लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या नन ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव, कुछ भी आपसे बोल देंगे। तो आपको याद रखना है वाटर में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें जितना, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो चले जाती है और सिर्फ ऑक्सीजन बचती है, और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, मतलब इसी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमको एट द एंड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, और यही ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ ध्यान में आई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं CO2 का पूछूं, तो ऑब्वियस ही बात है CO2 का इसका जैसा अपोजिट होगा। CO2 में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब इसमें क्या होगा, गेन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन में क्या बोला था, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन होगा, यानी कि हाइड्रोजन का काउंटिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो जब आप ग्लूकोज बन, अब और हाँ, इससे जैसे इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और इसी के गेन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हमें हमारा क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। इसी से हमें हमारा क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो ग्लूकोज बना है, इसमें क्या है, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन तो इसके पास ऑलरेडी थे, इसमें बस क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो मैंने यही तो बोला, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और जैसे ही इसने हाइड्रोजन का गेन किया तो CO2 किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ से फॉर्म्ड हुआ है। तो याद रखना, ग्लूकोज आपके वाटर से फॉर्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो CO2 और वाटर दोनों का कंट्रीब्यूशन से है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम देखें तो CO2 से ही आपका ग्लूकोज बनता है, क्योंकि जब इस CO2 में आप रिडक्शन रिएक्शन करते हो तो ये CO2 जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब आप इस वाटर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हो तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, और यहाँ पे आपको नेसेंट ऑक्सीजन की जो, सॉरी, फ्री ऑक्सीजन जो मिलती है वो आपकी मिलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और CO2 से ग्लूकोज कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब आप बोलोगे कि भैया तो हम फोटोसिंथेसिस साथ क्यों पढ़े, साथ इसलिए पढ़े क्योंकि भैया ये दोनों कभी भी देखो, रिडक्शन और कभी भी ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता। रिडक्शन कराना है तो ऑक्सीडेशन होगा ही, ऑक्सीडेशन कराना है तो रिडक्शन होगा, ये चीज समझ में है। जैसे एक कॉइन के हेड एंड टेल पार्ट होते हैं, वैसे ही अगर कोई रिएक्शन रिडॉक्स है, या फिर मैं बोलूँ कोई रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वहाँ होगा ही, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि एक चीज़ तो होनी मस्ट है, मतलब एक चीज़ है तो दूसरी होनी मस्ट है। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो इस रिडक्शन को कराने के लिए कहीं ऑक्सीडेशन भी होना होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होना होगा, इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमको साथ साथ चाहिए अगर हमको ग्लूकोज बनाना है। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन बनता जो मेन है वो आपका CO2 से ग्लूकोज है और वाटर से ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाएगा वाटर में क्या हुआ, तो आंसर इज ऑक्सीडेशन, और CO2 में क्या हुआ, रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ क्लियर है। अब इस बेसिस पे देखो, इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हमने इससे ये चीज़ समझा कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें हमारे वाटर पे ऑक्सीडेशन होता है और इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, CO2 में रिडक्शन होता है और इससे हमें ग्लूकोज मिलता है, सिंपल। इसके बाद बोल रहा है इट कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द ऑर्गेनिक फूड। भैया ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था। मैंने आपसे क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस, या फिर मैं बोलूँ कि जो हमारे न्यूट्रिशन जब हम पढ़े थे, तो मैंने बोला दो टाइप का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक,
एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, बताया था मैंने आपसे, बोला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कराने के लिए हमेशा जो हमारा, क्योंकि भैया न्यूट्रिशन ले रहे हो ना तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपके पास होगा, तो जो रॉ मटेरियल होगा वो हमेशा हमारा इनऑर्गेनिक होगा, पहले ही बताया था। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी न्यूट्रिशन होगा वो हमारा ऑर्गेनिक होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कैसे पहचानेंगे, मैंने बोला था अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट है तो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे आप देखो ह्यूमंस क्या खाते हैं, जैसे मैं बोलूँ हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो हमारे फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ C6H12O6, इसमें क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ है, बिल्कुल है। तो हमारे जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमारे में जो रॉ मटेरियल होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। लेकिन ऑटोट्रॉपिक में जैसे फोटोसिंथेसिस जब आप कर रहे हो, यहाँ जो रॉ मटेरियल होगा वो हमेशा इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, जिस वजह से आप देखो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, CO2 है। रॉ मटेरियल मतलब जिसको हम यूज कर रहे हैं, CO2 है और वाटर है, क्या इन दोनों में, इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तभी इसने बोला है कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो हम हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल। इसके बाद बोला है सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि भैया इसी सोलर एनर्जी का यूज करके तो हमने केमिकल रिएक्शन कराई है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग सोलर एनर्जी का तो यूज कर रहे हैं, और एनर्जी का यूज कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं एनर्जी का यूज, ताकि हमारी केमिकल रिएक्शन हो। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हम लोग फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अब ये बोल रहे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस हमारे कहाँ होनी है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होनी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी सोर्स जो है वो हमारा क्या है, फूड है, मतलब सबसे पहले हमको फूड मिलता है, दैट इज ग्लूकोज। और हाँ ये बोलता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड और ऑक्सीजन का, क्यों, क्योंकि भैया अगर प्लांट फूड ही नहीं बनाए, ग्लूकोज ही नहीं बनाए, तो हम कहाँ से लेंगे ग्लूकोज, तो हमारे फूड का भी प्राइमरी सोर्स हमारे प्लांट ही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमारी अर्थ को ऑक्सीजनिक बनाने के लिए भी हमारा फोटोसिंथेसिस जरूरी है। तो होप ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आए, इसी में हमारे बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे वही है, अभी आपने ये तो पढ़ लिया रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भैया फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता है सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है CO2 की बात जैसे हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बोलते हैं भैया ये CO2 हमें चाहिए, चलो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, आपको पता है वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, HNO चाहिए, ये तीन ही चीज़ तो चाहिए। अब ये बोलता है कि CO2 कहाँ से आएगी, भैया CO2 चाहिए तो ये हम एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारी CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 तो छोड़ रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर पे CO2 आती है। और प्लांट इसे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटास क्या करते हैं, स्टोमेटास आपको पता है ना, ऐसे करके स्टोमेटास होता है, ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टोमेटास के थ्रू आपके जो प्लांट है वो CO2 को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, फंक्शन क्या है, ये कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स यानी कि जो हमारे ग्लूकोज है इसका ये सोर्स है, यानी कि इसी से ग्लूकोज बनती है, ठीक हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा वाटर, दूसरा सोर्स हमारे, दूसरा जो रॉ मटेरियल है रिक्वायरमेंट है वो है वाटर की। वाटर कहाँ से आएगा प्लांट के पास, तो वाटर कहाँ से आता है, बाय रूट। आपको पता है प्लांट में जो रूट है वो क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम, रूट क्या करती है, वाटर का कंडक्शन कराती है, यानी कि वाटर को लेके जाती है। और हाँ ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तभी से और गौर फरमा रही हूँ इनमें। आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, आपको वाटर चाहिए और आपको सनलाइट चाहिए, तीसरा है सनलाइट चाहिए। पहले हम तीन ही देख रहे हैं, ठीक है। CO2 कहाँ से आएगी, आप आंसर करेंगे भैया एटमॉस्फेयर से आएगी। और प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा कैसे, तो आपको पता है बाय गैसियस एक्सचेंज, जो कि स्टोमेटास के थ्रू होता है, ऐसे लेगा, ठीक है। वाटर कहाँ से आएगा, वाटर भैया सॉइल में प्रेजेंट है वाटर की ड्रॉप्स, तो रूट के थ्रू वाटर लेगा, और रूट में भी किसके थ्रू लेगा, पर्टिकुलरली जाइलम के थ्रू लेगा, क्योंकि आपको पता है जाइलम जो है वाटर कंडक्शन कराता है, और फ्लोएम जो है वो हमारा क्या कराता है, फूड का कंडक्शन कराता है। तो वाटर का कंडक्शन के लिए एक देखो, मतलब ऐसे समझो कि अगर ये आपका रूट है, यहाँ पे क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम, जाइलम इज लाइक अ पाइप, ये एक ऐसा स्ट्रॉ होता है जो कि नीचे रूट में जो पानी पड़ा हुआ है इसको ऊपर की ओर कंडक्ट कराता है, यानी कि ऊपर की ओर खींचता है, लाइक दिस, ऐसे ऊपर की ओर खींचता है, यहाँ से ये वाटर को ऊपर की ओर खींचेगा और कहाँ पहुँचा देगा, लीव्स में पहुँचा देगा, फिर लीव्स क्या करेगी, वहाँ पे अपनी फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। और सनलाइट कहाँ से मिलेगी, भैया सभी को पता है सन से आएगी। अब देखो इसने लिखा है दैट एटमॉस्फेयर में जो CO2 जो है ये कार्बन का सोर्स है, तभी तो ये ग्लूकोज बनाता है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन का सोर्स है, यानी कि ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सनलाइट जो है ये आपका सन से आता है, ये एनर्जी का सोर्स है। और क्लोरोफिल, इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और
यहाँ से ये किसका है, एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता ही है। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट दीजिए। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, देखो पहले बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आई। अब मैं लास्ट चीज़ आपको यहाँ पे एक और बता देती हूँ, वो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम जितना समझे इतने में तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बता देती हूँ। आफ्टर दैट हम क्या समझेंगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद मैं समझाऊंगी वो कैसे हो रहा है, मतलब उसकी मैकेनिज्म क्या है। दैट्स इट, फिर ये हमारा चैप्टर मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमारी बची हुई है। ठीक है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन आई थिंक यहीं पे लिखी होगी, देखो यहीं पे लिखी हुई है इक्वेशन। ये बोल रहे भैया जब आप फोटोसिंथेसिस करा रहे हो तो क्या है अच्छा, डेफिनेशन छूट के देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसने बोला फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। आप सभी को पता चल गया एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें दो चीज़ें हमारी कंबाइंड होके एक सिंगल चीज़ बन रही है, जिसमें हमारा CO2 और वाटर कंबाइन करके हमारा ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है। बाय विच, जिसके थ्रू क्या है, ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गीज हो गए, इवन साइनोबैक्टीरियाज हो गए, वो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को। और फूड क्या है इनका, ग्लूकोज है। कहाँ से, फ्रॉम CO2 एंड वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी जरूरत है, सनलाइट की भी जरूरत है और क्लोरोफिल जो इस सनलाइट को ट्रैप करे। ये CO2 एंड वाटर के बीच में रिएक्शन कराती है और हमारा प्रोडक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देती है एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल, रटने की भी जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझे, दैट्स इट। ओके, इसके बाद मैं एक और चीज समझा देती हूँ आपको यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा। चलो पहले इतना समझो, अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या है, देखो अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो क्या है, ये बोल रहा है भैया देखो ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट की ये लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब होता क्या, सबसे पहले हमको रिएक्शन कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए CO2 चाहिए। तो ये बोला ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ये जो CO2 है, हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी, क्योंकि इस लीफ में जो आपके स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे, वो स्टोमेटास क्या करेंगे, इनको बाई गैसियस एक्सचेंज के थ्रू इस CO2 को अपनी बॉडी के अंदर यानी कि लीव्स के अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे। रूट्स के थ्रू क्या होगा, फ्रॉम द रूट आपका क्या होगा, वाटर का इंटेक होगा। तो जैसे ही CO2 और वाटर आपको मिलेंगे, वैसे ही क्या होगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करेगा, अपने अंदर लेगा, और यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 और वाटर आपके सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगी। ये सबको पता है। अब इक्वेशन आपको क्या लर्न करनी है, अब देखो अब इक्वेशन हम कैसे बैलेंस करेंगे। आपसे इक्वेशन लिखने को भी आती है, वैसे तो आप लर्न नहीं कर सकते हैं कि भैया अगर हमको एक ग्लूकोज यानी कि एक C6H12O6 बनाना है, इसके लिए हमको सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो हमें 6 नंबर पे चाहिए। जैसे CO2 भी हमने 6 नंबर पे लिया, वाटर भी हमको 6 नंबर पे मिला, यानी कि 6 मॉलिक्यूल CO2, 6 मॉलिक्यूल वाटर, इससे हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिला। उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन हमारा रिलीज हुआ। लेकिन ये बना कैसे, इसके लिए भी आपको मैं अगर छोटा सा जल्दी से आइडिया दूं तो देखो बहुत आसान है। एक मिनट दीजिए, देखो कितना आसान है। ये बोलता है हमको क्या करना है, हमको एक मॉलिक्यूल किसका बनाना है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का बनाना है। अब मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या कितना प्रेजेंट है। मेरे को यहाँ पे कार्बन कितना दिया हुआ है 6, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 12, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 6। मेरे को ये चीज़ मेरे पास है। अब मुझे ये बनाना है, मुझे कैसे बनेगा, अगर मैं बोलूँ मुझे इनको मतलब ये जो ग्लूकोज बनाना है वो किससे बनाना है, CO2 से बनाना है, वाटर से बनाना है। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों का मैं कितने अमाउंट में लूँ कि मुझे एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 मिल जाए, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया मुझे सबसे पहले तो कार्बन कितने चाहिए, 6 चाहिए। और यहाँ पे कार्बन सिर्फ CO2 के पास है और इसे 6 बनाने के लिए मुझे इसके आगे 6 लिखना पड़ेगा। अगर मैं कार्बन के आगे 6 लिख दूँ तो आप मुझे बताओ अब कार्बन कितने हो गए, कार्बन मेरे पास 6 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन कितने हुए भैया, CO2 का क्या मतलब है कि कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन आपका डबल है यानी कि इंटू 2 में है। तो अगर कार्बन 6 हुए तो ऑक्सीजन कितने हुए, 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो गए। तो ऑक्सीजन का काउंट मेरे पास कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन कार्बन तो मेरे को 6 मिल ही गए, ऑक्सीजन मेरे 12 नहीं मिले, ज़्यादा मिले, इसे अभी मैं छोड़ देती हूँ। अब मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 12 चाहिए, और हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है तो मेरे को 12 बनाना है। तो उसके आगे अगर मैं 6 लिख दूँ तो 6 इंटू 2, क्योंकि ये H2O है यानी कि H2 और O है, तो अगर मैं 6 लिखूंगी तो 6 इंटू 2 12 हो
जाएगा, तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, अगर मैं इसके आगे 6 लिख दूँ तो 12 मिल जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, देखो ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका अगर मैं आगे 6 लिख दूँ तो ऑक्सीजन भी कितने मिल जाएंगे 6, यानी कि प्लस में यहाँ पर को ऑक्सीजन मिल गए 6। यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूँ 6 6 लगा दूँ तो मेरे को कार्बन तो 6 ही मिल रहा है, हाइड्रोजन 12 मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन मुझे 12 + 6 मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 18 मेरे को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो होता क्या है, देखो जब आप इन दोनों के आगे 6 6 लगा दोगे तो 6 ग्लूकोज मिल गए, 6 आपके हाइड्रोजन आपके 12 हाइड्रोजन मिल गए, लेकिन ऑक्सीजन आपके जो 18 मिले हैं इसमें से 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाएंगे और बचे हुए जो 12 ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएंगे ऐसे। तभी तो हमने क्या लिखा है, आगे 6 लिखा है, जब 6 × 2 आएगा तो टोटल कितने ऑक्सीजन हुए, 12 ऑक्सीजन हुए, तो ये बाहर निकल जाएंगे, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस हुई। तो कुछ इस तरीके से, वरना आपको नहीं करनी है तो मत कीजिए, बट ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि क्या हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि भैया ये फोटोसिंथेसिस कहाँ और कैसे हो रही है। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट हम कंटेंट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको समझ आ रहा है तो इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि हो क्या रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है। अब मैं आपको बोलती हूँ, हम बोलने के लिए तो क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, लीफ है, हमारे लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है। बट क्या आपको वो दिख रही है, नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि लीफ के अंदर भी बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और इमेजिन करना। ठीक है, ये हमारी लीफ है, ओके। अब इस लीफ के अंदर सेल भी तो प्रेजेंट होंगे, जैसे आपकी और मेरी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, वैसे इस लीफ के अंदर भी तो क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक सेल को यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो अगर मैंने बोला ये मेरा एक लीफ का सेल है, ओके। अब सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे आपको पता है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसे हम ब्रेन बोलते हैं हमारे सेल का। इसी के साथ साथ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्गेनेलीज, वो यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो हम में नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा, एक बहुत ही बेहतर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन, चलो इसे भी ध्यान रख लेना, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन, इतना बात याद करना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, कि ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है हमारे। इसके ऊपर अगर आप मेम्ब्रेन देखोगे तो इसमें 2 लेयर लगी होती है, ऐसे समझ लो बस। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनल होता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनल नहीं होते। राइबोसोम नहीं होता, आप बोल सकते हो राइबोसोम में तो होता ही नहीं है, खैर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ नहीं होता। ये आपको सेल वाले चैप्टर पर पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप बस सुनते रहिए मेरी बात, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है सबसे पहले, कि क्लोरोप्लास्ट आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अभी याद करोगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से भैया, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट है वो क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और हम नहीं कर पाते। अब भैया इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसी कौन सी जादू है, कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जूम इन करके देखोगे, तो यहाँ पे जैसे इसने दिखाया, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको बस यहाँ पे 3 पार्ट याद करना है। जब भी आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे कॉइन जैसे सिक्के होते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप एक सिंगल कॉइन को देखें, लाइक दिस, एक सिंगल कॉइन को देखा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है थैलाकॉइड, ओके। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है थैलाकॉइड। और जब बहुत सारे कॉइन एक दूसरे के ऊपर कलेक्टिवली प्रेजेंट हो जाए, जैसे देखो पूरे कॉइन्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ग्रैनम। ग्रैनम क्या है, जब थैलाकॉइड आपके एक दूसरे से चिपक जाए, इसे बोलते हैं ग्रैनम, ओके। अब मैं बोलूँ ये मेरा थैलाकॉइड है, और इस सब का गुच्छा जो है इसी मैं बोल रही हूँ ग्रैनम। इसके अलावा सेल के ये जो ऑर्गेनेलीज है, इसके अंदर बचा हुआ जो पोर्शन है, इसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा। बस ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है, थैलाकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमा। क्यों, क्योंकि जो हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो इन्हीं के अंदर हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, लीफ में होती है तो हम बोलते हैं, लेकिन लीफ में कहाँ हो रही है, पहला पॉइंट, लीफ में हो रही है क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट पे भी कहाँ, हवा में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और ग्रैना और थैलेकॉइड है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आप थैलेकॉइड, ग्रैना बोलोगे, वैसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं प्लांट में,
फिर थोड़े हायर क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं लीव्स में भी कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा ग्रेना थैलाकोइड में हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज पहले मेरी बात समझो, हमने बोला था भैया प्लांट्स के पास एक जादू है जिसके थ्रू वो लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। क्यों कर लेते हैं, इसका रीजन मैं बताती हूँ। आपने उसे मैंने बोला था ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसे हम थैलाकोइड कहते हैं। अब अगर आप इस थैलाकोइड को देखो, ये है थैलाकोइड, जो ये आपको ऐसे छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब आप देखो ये जो थैलाकोइड है, या फिर आप बोलो ये जो पूरा गुच्छा है जिसे हम ग्रेना कह रहे हैं, इसके कॉर्नर देखो, कॉर्नर मतलब इनकी जो बाउंड्री है उसको देखो, इसमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये ही जो स्ट्रक्चर है ये ही है आपके पिगमेंट। और पिगमेंट जो होता है इसी को तो बोलते हैं क्लोरोफिल। ये पिगमेंट भी तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इन्हीं पिगमेंट के थ्रू, पिगमेंट जो है इनके पास एक पावर होती है, इन्हीं पिगमेंट के थ्रू अगर अगर मैंने जैसे बोला आपका जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का नहीं है, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता, तो क्या फोटोसिंथेसिस करता? नहीं, क्योंकि कलर पिगमेंट जो है इन्हीं के पास पावर होती है कि ये क्या करे, लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक्चुअल में क्या है, आपका प्लांट है, प्लांट में जो लीफ है, लीफ के, अब देखो रूट क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर रहा, हमारे जो ब्राउन कलर के स्टेम होते हैं बड़े बड़े प्लांट के, वो क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर रहे, लीफ ही क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि लीफ के अंदर जो आपकी सेल है वो है सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। भैया क्लोरोप्लास्ट में अंदर जो थैलाकोइड है इसके पास पिगमेंट है, और इन्हीं पिगमेंट के थ्रू, जो कि मेन पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल है, इसी पिगमेंट के थ्रू क्या होता है, यही पिगमेंट है जिनके पास पावर है कि लाइट को अपनी ओर खींचेंगे। और जब ये लाइट को खींचेंगे तभी तो आप इस लाइट रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन करा रहे हो। मतलब एक रिएक्शन को कराने के लिए जो ऊपर से आपको पैसा लगा है, जो हमारा एनर्जी लगी है, वो हमारे लाइट सन ने ही तो दी है। तो लाइट को खींचने के लिए ये क्लोरोफिल जरूरी है। अब मेरी बात इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इसमें लिखा है जब आप फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, अगर आप देखो तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, कुछ नहीं है, आपका जो प्लांट है, प्लांट में जो लीफ है, लीफ की जब आप सेल देखोगे तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जब इस क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में आपके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम थैलाकोइड कहते हैं। और इसी थैलाकोइड का क्या होता है, ऐसे ग्रुप होता है, उसे हम ग्रेना कहते हैं। और इस ग्रेना के अलावा जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और मैंने बोला इसी के अंदर आपकी क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। कैसे, ये बोल रहा है जैसे मैंने पहले भी बताया था, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो ये बोलते हैं ये जो ग्रेना और थैलाकोइड है इसके अंदर हमारी क्या होती है, लाइट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन वाला पार्ट, लाइट रिएक्शन मतलब जहाँ मसाला तैयार हो रहा है वो चीज़ होती है। और जब मसाला तैयार हो जाता है तो फिर रिएक्शन कहाँ होती है, इस स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मसाला है उससे खाना यानी कि फूड बनता है फाइनली। और ऐसे फोटोसिंथेसिस होती है। और जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए वो कहाँ से मिल रही है, ये जो थैलाकोइड है, ये जो आपका ग्रेना है, इसकी जो कॉर्नर्स है यहाँ पर को हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हमारा मेन पिगमेंट है तो पिगमेंट, लेकिन ये एक मेन पिगमेंट है, हमारा मुख्य पिगमेंट है, जो कि लाइट को ट्रैप करता है यानी कि खींचता है। और ट्रैप करने के बाद जो यहाँ पर को अंदर हम बोल रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस अभी जो पूरी पड़ी कहाँ हो रही है, इसने लाइट को ट्रैप किया और इसके अंदर पहले लाइट रिएक्शन होगी, फिर लाइट रिएक्शन होकर जो मसाला तैयार हुआ वो स्ट्रोमा में जाके डार्क रिएक्शन करके हमारा फाइनल फूड बनाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो है। पहले ये चीज़ ध्यान में रखना कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, होगा क्या, अब क्लोरोफिल को भी समझ लो। हमको पता है भैया फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमको पिगमेंट चाहिए, और वो भी हमारा मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। तो ध्यान रखना क्लोरोफिल आप सभी को पता होना चाहिए ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये सनलाइट को कैप्चर करता है, और इसी सनलाइट की वजह से हमारी रिएक्शन होती है, जो CO2 और वाटर है इसको कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, ये किसकी वजह से होती है, सिर्फ इस केमिकल एनर्जी, सॉरी लाइट एनर्जी की वजह से होती है, जो हमारी HNU है, जो कि सन से मिली है। और किसके थ्रू मिली है, इसी क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि इसने इसे ट्रैप किया है। और कहाँ किया है, ये किया है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए और भी पिगमेंट होते हैं। जैसे हमारा जो मेन पिगमेंट है, जिसे हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं, वो होता है क्लोरोफिल ए। इसके अलावा भी और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल। ये हमारे सबसाइडरी पिगमेंट होता है, यानी कि हेल्पिंग पिगमेंट होते हैं। ये साइड से बस एक उनकी हेल्प करने का काम करते हैं, लेकिन मेन हमारा क्लोरोफिल ए होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आता है मैकेनिज्म। मैं पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ा रही, बट मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, ध्यान से सुनना। लास्ट है, ध्यान से सुनो। ये बोलते हैं देखो, ये है
ये ना, ये आती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है आपसे पूछा जाएगा। लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम फोटो यानी कि लाइट का यूज कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है, अभी बताया था ग्रैना में हो रहा है या फिर थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, क्योंकि इन्हीं थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के पास क्या है, पिगमेंट है। और यही पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और लाइट रिएक्शन कराते हैं, जिसमें मैंने आपसे बोला था आपका मसाला बनेगा। मसाला क्या आपको पता है, मसाला है आपका एटीपी, ध्यान रखना एटीपी, एनएडीएच या NADHP भी आप PHP बोल सकते हो, और O2 आप बोल सकते हो। अब ये चलो, इससे ना मे बी आप कंफ्यूज है, मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला था फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपका क्या है, लाइट रिएक्शन है जहाँ पे आप लाइट को डायरेक्टली यूज करोगे। और लाइट कहाँ पे यूज हो रही है भैया, हमने देखा था कि जो हमारे थैलाकोइड है इनकी मेम्ब्रेन में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि पिगमेंट प्रेजेंट है। यही तो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट को यहाँ पे लेके आता है। और इसी थैलाकोइड के अंदर देन हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ये चीज़ तो आपको पता है, तभी ये बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ होती है, थैलाकोइड में होती है या फिर ग्रेना में होती है। और लाइट रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे हिल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, दैट इज वाई इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जा रही, लेकिन जितना इनफ है उतना कवर कराऊंगी। ये बोलते हैं लाइट रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले देखो, मैं बोलूँ ये थैलाकोइड है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होनी है, ठीक है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो, तो सबसे पहले थैलाकोइड में जो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनके जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये क्लोरोफिल का काम क्या होगा, ये लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, लाइट को अंदर लेगा। लाइट के अंदर लेने की वजह से इसका मेन काम क्या होता है, जो वाटर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ है हमारे पास, CO2 और वाटर, तो ये पहले वाटर को पकड़ता है। और हमने जैसे बोला था वाटर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाटर में ऑक्सीडेशन कराता है। कैसे, इसे हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मतलब, फोटो मतलब हुआ लाइट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक जन। कहीं भी आपको लाइसिस टर्म मिले, लाइसिस का मतलब समझ लाना तोड़ना, तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो फोटोलाइसिस मतलब लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन। तो आपका जो ये लाइट है ये क्या करता है, वाटर को तोड़ देता है, यानी कि आप बोल सकते हो पीस बना देता है। और वो एक ऑक्सीडेशन टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आपके निकलता है और ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ऑक्सीजन आपकी यहाँ से रिलीज होगी, 4 हाइड्रोजन आपके निकले, ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी। अब मेरी बात सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले क्लोरोफिल आपका, जैसे मैंने बोला लाइट रिएक्शन है, तो भैया यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, तो आपने बोला लाइट को ऑब्जॉर्ब किया। अब ये लाइट से क्या होगा, ये लाइट का यूज हम कैसे करेंगे, लाइट हमारी कैसे रिएक्शन कराती है, तो लाइट क्या करती है, जो वाटर प्रेजेंट होता है ना उसे तोड़ देती है, फोटोलिसिस यानी कि उसका ब्रेक डाउन करती है। तो जो सनलाइट ली है, सनलाइट का हम यूज कैसे करते हैं, सनलाइट की हेल्प से हम वाटर का लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से वाटर कैसे टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, ऑक्सीजन अलग निकल जाता है, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन एज अ गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, और हमारे पास H पॉजिटिव आयन बनता है। इसका रोल आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ो। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन आपका रिलीज हुआ, जब आप वाटर निकालोगे तो ऑक्सीजन ही तो रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। उसके साथ साथ इस H पॉजिटिव से आयन, इतना ध्यान में रखो कि इस H पॉजिटिव से हमारी दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है ATP और एक होता है आपका NADPH। अब आप बोलेंगे ये चीज़ क्या है, अब देखो कैसे बनी है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो नाम याद रखना, ये दोनों क्या है आपको, एटीपी जैसे अभी तक पता था, एटीपी मतलब होता है एनर्जी करेंसी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। और इसी एटीपी का दूसरा फॉर्म होता है NADHP, ये भी DPH, ये भी हमारा क्या होता है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है, इससे एटीपी बनाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये दो नाम याद रखना है। अब समझो कि ये जो हमें लाइट रिएक्शन में ये तीन चीज़ें मिली हैं, एक तो ऑक्सीजन मिली, एक एटीपी मिली और एक NADHP DPH मिला। तो ये जो तीन चीज़ हैं ये हमारे मसाले हैं। मसाले हैं मतलब क्या हुआ, ये हमने लाइट रिएक्शन में तैयार किया है, इन तीनों को तैयार किया है। अब हम इस मसाले का क्या करेंगे, मैंने बोला डार्क रिएक्शन में लाइट हमारी है ही नहीं, डार्क रिएक्शन में हमने इन मसालों को मिक्स करके खाना बनाना है। क्या होगा, ये बोलता है डार्क रिएक्शन, जैसे बताया था स्ट्रोमा में होगा, अभी अभी बताया था। इसमें क्या होता है, ये बोला इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इस वजह से डार्क रिएक्शन कहता है। इसी को कैल्विन साइकिल और कार्बन फिक्सेशन कहता है। कैल्विन ने इसे ऑब्जर्व किया था, तो
केल्विन साइकिल नाम दे दिया, वहाँ हिलने क्या था तो हिल रिएक्शन दे दिया। और कार्बन फिक्सेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल थे, एक था वाटर जिसे हमने यूज कर लिया, अब एक ही बचा है वो है CO2। अब हम इसे फिक्स करने वाले हैं और इसमें हम कार्बन के काउंट को फिक्स करना है, इस वजह से हम इसे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा जो CO2 है जो हमारा बचा हुआ रॉ मटेरियल है, इसको हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, हमारे मसाले ATP और NADHP के साथ, DPH के साथ मिक्स करता है, यानी कि इन दोनों को मिलाते हैं, मसालों को मिलाते हैं, और इनको मिलाने की वजह से हमको फाइनली हमारा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 मिल जाता है। और ऑक्सीजन तो हमें पहले से ही मिली हुई है, तो बस हमारी फाइनल डार्क रिएक्शन हो गई। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सा आपको ध्यान में रखना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज कैसे सिंथेसाइज होती है, जब हमारा CO2 जो दूसरा रॉ मटीरियल है वो हमारे मसाले यानी कि ATP और NADPH के साथ मिक्स होता है तो हमारा ग्लूकोज बन जाता है। और यहाँ पे मसाले कैसे बने भैया, लाइट जो ली थी थैलाकॉइड से ही तो आ रही है ना लाइट, वहीं पे क्लोरोफिल है, तो लाइट ने वाटर को तोड़ा जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुआ और H पॉजिटिव आयन बने। इस H पॉजिटिव से हमने ATP और NADPH बना दिया, तो ये हमारे मसाले तैयार हो गए। कहाँ हो रही ये चीज़ पता होना चाहिए और दूसरा नेम क्या है। ओके, अब लास्टली मैंने बता ही दिया था कि प्रोडक्ट क्या बने, ग्लूकोज बने और ऑक्सीजन बना। अब लास्टली बचा है कि ग्लूकोज का फेट क्या है यानी कि फ्यूचर क्या है। तो ये बोला जो ग्लूकोज बना है C6H12O6, इसका हम क्या करेंगे, ये बोले ग्लूकोज को सबसे पहले आप यूज कर सकते हो रेस्पायरेशन में, क्योंकि मैंने बताया था रेस्पायरेशन आपके फोटोसिंथेसिस की जैसे अपोजिट प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में आप CO2 प्लस वाटर को जब आप एनर्जी देते हो, HNU देते हो, तो ये C6H12O6 बनाती है और O2 बन निकलता है। ठीक है, इसी को उल्टा कर दो, उसी को उल्टा मतलब आपने C6H12O6 जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में है, इसे जब आप ऑक्सीजन दोगे तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है और CO2 एंड वाटर तो बनता ही है, इसके साथ साथ जो एनर्जी आपने दी थी वो रिलीज होती है जो कि ATP के फॉर्म में आता है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो आप इसे रेस्पायरेशन में ले सकते हो यानी कि एनर्जी बना सकते हो इस ग्लूकोज से, और इसको बाद में आप स्टोर भी कर सकते हो। आपको पता है प्लांट जो है वो बनाते तो ग्लूकोज है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनका खाना ग्लूकोज होता है, लेकिन ट्रांसफर ये सुक्रोज के फॉर्म में इसे ट्रांसफर करता है और स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर इन्हें नहीं चाहिए अभी रेस्पायरेशन के लिए तो इसे स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसको यूज कर सकते हैं दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट जो हमारे बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है कि स्टोर्ड फॉर्म आपका जो ग्लूकोज है वो हमारे प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो आंसर इज स्टार्च, सभी को पता है। ह्यूमंस में कैसे स्टोर होता है तो सभी को पता है भैया, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है मतलब जो हम खाना खा रहे हैं चाहे कोई भी फॉर्म में हो, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनिमल्स में तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। स्टार्च टेस्ट को अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है स्टार्च टेस्ट हम आयोडीन से कंफर्म करते हैं। अगर आपका ब्लू ग्रीन कलर आ गया तो समझ लो स्टार्च आपका प्रेजेंट है, कोई सॉल्यूशन है। अगर आप उसमें आयोडीन डालते हैं और आयोडीन के बाद आपको ब्लैक ब्लू कलर देखने को मिलता है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसके अलावा आपसे बोल रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, अभी बताया था मैंने वाटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। और आपका प्राइमरी पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन पे आपकी लाइट अब्जॉर्ब होती है, तो आंसर आपको ध्यान में रखना है 400 से 700 nm पे आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, यानी कि इस रेंज में आपकी इसी वेवलेंथ में आपकी रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट का होता है, रेड लाइट का। मिनिमम किसका होता है, ग्रीन लाइट का, याद रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये NCERT में गिवन है, और ये आई थिंक आपके क्लास जो हमारी 12th है जहाँ फोटोसिंथेटिक का चैप्टर है वहाँ पे ये गिवन दिया है। क्लास 9th में आई थिंक 10th में आपका ये इतना नहीं दिया है। ठीक है, तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है बट हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी थोड़े शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी अकॉर्डिंग आगे के लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।